शामिल किया गया था। हम जानते हैं साधारणतः सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, सेवा के क्षेत्र में काम किया है, ऐसे कुछ नाम उसमें जोड़े गए। अब ये मैं जो कह रहा हूं संयोग है कि योजनाबद्ध है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपन देख सकते हैं कि उसके बाद ये जिन क्षेत्रों के महापुरुषों का इंक्लूजन एकात्मता स्तोत्र में किया गया था, उन क्षेत्रों में कोई न कोई संघ का कार्य यानी विविध क्षेत्र के रूप में प्रारंभ हुआ है। उसी के अंतर्गत वैचारिक क्षेत्र में भी कुछ अपनी गतिविधियां होनी चाहिए। यह विचार स्वाभाविक रूप से कि अब अपने हाथ में लेना पड़ेगा, यह विषय भी हाथ में लेना पड़ेगा, उस दिशा में कुछ न कुछ काम प्रारंभ करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से 1980 से 1987 में 2 बैठकें हुई वरिष्ठ अधिकारियों की, अखिल भारतीय स्तर के चिंतक। एक दिल्ली में हुई जनवरी में और एक अप्रैल में हुई बेंगलोर में। उसमें मोटा मोटी यह बात निश्चित हुई कि इस प्रकार का कोई काम हमको प्रारंभ करना पड़ेगा वैचारिक क्षेत्र, जो देशव्यापी होगा और प्रभावशाली। तो इसके लिए डिटेलिंग तय करने हेतु कलकत्ता में, देखिए एक ही वर्ष में 3 बैठकें हुई है, जनवरी, अप्रैल और दिसंबर में कलकत्ता में। उस कलकत्ता बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक वैचारिक क्षेत्र में काम प्रारंभ किया जाए। नाम उस समय सोचा गया प्रज्ञा भारती। साधारणतः इसी प्रकार के नाम अपने विविध संगठनों को, कार्यों को अपन देते हैं। उस नाम से कार्य प्रारंभ होना चाहिए, यह निश्चित हुआ दिसंबर 1987। उसके बाद में स्वाभाविक रूप से उसकी रचना बननी चाहिए, उसके उद्देश्य तय होने चाहिए। तो उद्देश्यों की दृष्टि से थोड़ा मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं, दिक्कत हो रही है। वीडियो ऑफ नाही हो रहा। झाला होता आता, झाला होता का? पण हो, हो. इथे स्क्रीनवर दुसरंच काहीतरी यायला लागलं होतं. मी पुन्हा एकदा करतो. हो करा, मी वाटल्यास बॅनर लावून ठेवते. हा, कॅमेरा ऑफ आला आहे, पण मी बॅनर लावून ठेवते. माझा आवाज ऐकू येतोय का? येतोय, अगदी व्हिडिओ येतोय. ऑफ असताना माझं नाव समोर त्याच्यावर डिस्प्ले होत राहायचं. हो 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 हो, नाही का? हो, तसं होऊ हो. शकत असेल तर चांगलं आहे, मग ह्याची पण गरज नाही राहणार. बर बर, म्हणजे वक्त्याला पाहण्याऐवजी त्याच्या नावाचं होईल. हो हो, काही विशेष फरक पडत नाही त्यामध्ये. येस, आपण बोलू तो शकता. ये जो तय हुआ, हाँ बोलना शुरू किया लोग। हो, उद्देश्य क्या होना चाहिए वैचारिक क्षेत्र में काम का? तो ध्यान में आता है कि अपने भारतीय चिंतन में पश्चिम का चिंतन और भारत का चिंतन, इसमें अनेक मूलभूत अंतर है। वो आज का विषय नहीं है, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन भारतीय चिंतन की जो प्रमुख बात है वो ये है कि मानव और समस्त सृष्टि, इसमें मौलिक एकात्मता है, जो अपन ब्रह्मन कहते हैं ना, सब में है, वह है, अस्तित्व है उसका, सब में है, सजीव निर्जीव सब में। तो इतना बड़ा जो अपना भारतीय चिंतन है, इतना व्यापक जिसका सोच का दायरा है, तो सारी बातें उससे संबंधित जो अपने यहां पर प्रस्तुत की हुई हैं, उन बातों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान में प्रचलित शब्दावली का उपयोग करते हुए उसको रीराइट करना चाहिए। बहुत बड़ा काम। इसी तरह से अपनी जो समाज रचना है, समाज व्यवस्था है, ये इसी विशाल चिंतन पर आधारित होने के कारण से यह समाज व्यवस्था भी ऐसी रही है कि सब और जिसको कहते हैं अपनापन, ऐसा संबंध रहेगा, सब और समन्वय रहेगा, संघर्ष नहीं होगा। पश्चिमी
साधारणतः संघर्ष पर आधारित चिंतन ज्यादातर उनका रहता है और हमारा समन्वय पर आधारित रहता है। तो हमारी जो समाज व्यवस्था है, समाज रचना है, उसमें भी इस चिंतन के आधार पर अन्य बातें हुआ करती थी, लंबे समय तक हुआ करती थी, हजारों साल का अपना इतिहास। लेकिन गत लगभग 1000 वर्ष तक अपने यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते रहे और कई बार विदेशी दास्ता भी रही है। तो ऐसे समय पर इन आक्रमणों का मुकाबला करना, यदि दासता है तो स्वाधीन होने के लिए प्रयास करना, और ये सब करते हुए अपने अस्तित्व की सुरक्षा बनाए रखना, और आइडेंटिटी शुड बी प्रिजर्व एट एनी कॉस्ट। तो सारा फोकस लगभग 1000 वर्ष तक यह होने के कारण से हमारी जो समाज व्यवस्था है उसमें कुछ गलत बातें, बुराइयां आ गई। और उस समय पर जो नेतृत्व था उनका फोकस चूंकि दूसरा था, स्वाधीनता और अपने आइडेंटिटी की सुरक्षा करना, इस कारण से समाज व्यवस्था में कुछ बुराइयां भी आई। तो उन बुराइयों को दूर करते हुए समाज रचना, समाज व्यवस्था फिर से पहले जैसी हो, जो भारतीय चिंतन पर आधारित थी। तो उसमें कुछ गतिविधियां करनी पड़ेंगी, कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, रखवाना पड़ेगा। तो ऐसी अपने मौलिक चिंतन पर आधारित समाज रचना फिर से प्रस्थापित होने की दिशा में जो बौद्धिक क्षेत्र का काम है, इंटेलेक्चुअल फील्ड का काम है, वह करना भी बहुत महत्व का है। और फिर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाली एजेंसी दूसरी रहेगी, वो संगठन कार्य दूसरे रहेगी। लेकिन यह भी अपने आप में अपने मूल चिंतन पर आधारित समाज व्यवस्था फिर से प्रस्थापित हो, उसके लिए जो भी बौद्धिक काम करना है, इंटेलेक्चुअल काम करना है, तो वह भी प्रज्ञा प्रभा के उद्देश्य में रहेगा। फिर लंबे समय तक ये होने के कारण से अपना सही इतिहास लोगों के सामने नहीं रहा, उसमें इसमें विस्तार में नहीं जाता। अब थोड़ा सा शिक्षण पद्धति में बदल करते हुए कुछ बातें आने की बात दिख रही है, उसमें और करेक्शंस करने पड़ेंगे, लेकिन सही दिशा में अपन जाना प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसमें समय लगता है। तो नई पीढ़ी को थोड़ा सा अपने पूर्व गौरव के बारे में जानकारी हो, जो वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में नहीं, दुर्भाग्य है लेकिन वस्तु स्थिति है। तो वो सारी जानकारी उन्हें रहे, कैसा कैसा अपने यहाँ पर स्वाधीनता के लिए अनवरत संघर्ष हुआ है। इसके अलावा हमारे लोगों ने जीवन के अन्य क्षेत्र जो रहते हैं, उन सारे क्षेत्रों में उनकी कैसी चमकदार उपलब्धियां रही हैं, यह भी जानकारी न नई पीढ़ी को रहती, ना हम जैसे लोगों की पीढ़ी को, क्योंकि शिक्षा पद्धति में नहीं। संघ विचार परिवार से जुड़े हुए लोगों में ये बात साधारणतः थोड़ी आ जाती है, लेकिन अन्य यदि देखते हैं तो ये बातें नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था अपने को करनी होगी कि जिसके माध्यम से, इसका उपयोग करते हुए नई पीढ़ी और यहां तक कि पुरानी पीढ़ी भी, उसमें इन सब बातों की जानकारी रहे कि हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे काम किए हुए, तो प्रेरणा मिलती है। तो उस दृष्टि से अध्ययन करना और वह समाज में प्रचारित करना, समाज तक ले जाना उन बातों को, यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य के रूप में अपने प्रज्ञा, अब तक प्रज्ञा भारती था, बाद में प्रज्ञा प्रवाह हुआ, उसका मैं बताऊंगा, उसे भी यह भी था। फिर अपनी जो कल इंटेलेक्चुअल कौन, कैसे, उनके काम क्या है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है और आप लोगों के प्रश्न भी बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए इसमें मुझे विस्तार में जाने की कतई आवश्यकता नहीं, कतई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो प्रबुद्ध जगत है, प्रबुद्ध लोग हैं, कल के मान्यवर अनिरुद्ध जी के कथन में ये बात आती थी बीच बीच में कि ऐसे लोगों को हमें जोड़ना है, काम में लगाना है। तो साधारणतः ऐसे जो लोग हैं, जो विचार अच्छे रखते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रत्यक्ष काम में उनका योगदान नहीं रहता है। साधारणतः जनरल लोगों को लगता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं,
तो थोड़ा ऐसे जो लोग हैं जो अच्छी सोच वाले हैं, और समाज में ऐसे लोगों की सर्वाधिक संख्या है जो देश के भला चाहते हैं, उस दिशा में चाहते हैं, लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं मिलता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चुन करके उनको यदि हम अपने से जोड़ते हैं तो धीरे धीरे उनका भी, उनकी क्षमताओं का उपयोग समाज के पुनरुत्थान में हो सकता है, देश के पुनरुत्थान में हो सकता है, जो अन्यथा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जोड़ना और उन्हें उनके जो विशेषताएं हैं, उनकी जो खास बातें हैं, उस दिशा में उनका देश के लिए, समाज के लिए कुछ उपयोग होता रहे, इस प्रकार के कामों में उनको लगा। यह भी प्रज्ञा प्रवाह को काम करना चाहिए, ये उद्देश्य में है। एक और बात आती है कि जो साधारणतः देश की एकता अखंडता के विरोध में काम करने वाले रहते हैं, और ये इस प्रवृत्ति के लोग हमेशा दुनिया में रहे, बिल्कुल रामायण काल से भी लेते हैं, तो ऐसी खराब प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा रहते हैं। तो उनका मुकाबला होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पर उनका मुकाबला होना चाहिए। तो मोटे तौर पर जिसको हम आजकल थिंक टैंक कह देते हैं, उस समय कुछ और कहते होंगे, शायद और भी कोई शब्द उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन हम भाव समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का उस प्रकार के कामों में, यानी जो देश को तोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं और उनके पीछे इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। हम ये वामपंथी आंदोलनों के बारे में जानते हैं। तो ऐसा ग्रुप हमारा भी खड़ा हो, जगह जगह पर खड़ा हो, हर लेवल पर खड़ा हो, नेशनल लेवल पर होना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पर होना चाहिए, सिटी लेवल पर होना चाहिए, सब तरफ इस प्रकार के लोग होने चाहिए, और उस दिशा में उनके द्वारा कुछ होना चाहिए। अब ये प्रबुद्ध लोगों की साधारणतः दो समस्याएं रहती है। एक तो यह है कि भारतीय चिंतन, उनको उसकी जानकारी कम रहती है, क्योंकि सारा पश्चिमी चिंतन के आधार पर ही ये प्रबुद्ध बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाव अच्छा है, लेकिन मस्तिष्क में जो है वो पश्चिमी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं, जिसको हम डीकॉलोनाइजेशन एक नाम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनका उस प्रकार का डीकॉलोनाइजेशन करते हुए, और चूंकि मूल भाव उनका अच्छा है, तो देश के उपयोगी कुछ काम में मैं लग सकता हूं, लग सकती हूँ, ऐसा भाव उनमें जगाना और उस प्रकार के कामों में लगाना। इनकी दूसरी समस्या रहती है प्रबुद्ध लोगों की, कि जनजीवन का यथार्थ इन्हें मालूम नहीं रहता। जनजीवन का यथार्थ भी उन्हें मालूम हो जाए, ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रबुद्ध लोगों को अपने निकट लाना, और उनके द्वारा भी कुछ इस प्रकार की उपयोगी गतिविधियां होती रहें, इस बात की व्यवस्था करना, तो ये काम भी अपने इसमें आता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ न कुछ उस प्रकार के काम हाथ में लेने पड़ेंगे। प्रारंभ जब प्रज्ञा प्रवाह हुआ, प्रज्ञा भारती हुआ, कुछ देर बाद ध्यान में आया, कुछ समय बाद ध्यान में आया कि हैदराबाद में उसी नाम से ऐसे ही विचार के लोगों का, उसमें अपने भी कुछ लोग शामिल हैं, इस नाम से वहां ऑलरेडी एक काम चल रहा है, प्रज्ञा भारती के नाम से। तो वरिष्ठ चिंतकों ने विचार करते हुए प्रज्ञा प्रवाह इस रूप में इसका नाम परिवर्तन होगा, यह तय किया। तो अब वो प्रज्ञा प्रवाह के कारण से किस तरह से वो बात रहती है, हमेशा उसमें नयापन बना रहता है, लेकिन मूल बात बनी रहती है, लेकिन मूल बात को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना, तो ये प्रवाह के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रवाह गतिमान रहता है, प्रवाह स्थिर नहीं रहता। तो ये प्रज्ञा का प्रवाह भी गतिमान रहे, और गतिमानता में समय पर, कौन से समय पर क्या करना, कैसे करना, कितना करना, यह बात शामिल होती है। तो इस तरह से अपना यह जो प्रज्ञा प्रवाह का काम प्रारंभ हुआ, यानी नाम इसको प्रज्ञा प्रवाह दिया गया। अब प्रबुद्ध लोगों के, प्रबुद्ध जगत के बीच का काम होने के कारण से
इसमें जैसे 2 समस्याएं मैंने प्रौद्योगिकी की बताई, उसके अलावा भी अन्य समस्याएं रहती है। उसमें से एक समस्या ये रहती है कि कोई एक मुद्दा है, उसमें जो प्रज्ञा प्रवाह के लोग सोच रहे हैं उससे उनकी पूरी सहमति रहती है, लेकिन कोई दूसरा मुद्दा जो विशाल संघ विचार परिवार के द्वारा उस दिशा में भी कुछ गतिविधि काम हो रहा है, वो उनके उससे सहमत नहीं होते। तो कुछ मुद्दों से सहमत हैं, कुछ मुद्दों से सहमत नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? सब बातों से सहमत नहीं हो तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, जाओ। जो सब बातों से सहमति रहेगी हम उनके साथ काम करेंगे। पहले सहमति बनाओ, फिर हमारे साथ। हम ऐसा सोचेंगे क्या? ऐसा व्यवहार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो साधारणतः जिन बातों में सहमति है उन बातों में उन्हें साथ लेना, जिन बातों में सहमति नहीं है उन बातों में वो शामिल नहीं होते हैं, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, उसके लिए ये नहीं कहना कि ये किसी काम का नहीं। अब ये काम किसी फोरम के द्वारा, मंच के द्वारा हो सकता है, किसी संगठन के द्वारा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई संगठन रहता है तो संगठन के अपनी सोच रहती है, अपने विचार रहता है, अपने उद्देश्य रहते हैं, अपनी कार्य पद्धति रहती है। तो जो भी उस संगठन से जुड़ता है वो उन सब बातों पर के लिए उनकी सहमति हो तब वो संगठन में जुड़ेगा, या जुड़ने के बाद वो सहमति होगी ऐसा प्रयास किया जाएगा यदि संगठन रहता है। लेकिन प्रबुद्ध जगत में हमने इस बात का अट्टहास नहीं करना चाहिए, इसको सारी बातें हमसे एग्री करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है एग्री टू डिसएग्री, तो ये सोच हमको रखना पड़ेगा। तो संगठन बनाते हैं वैचारिक क्षेत्र में तो उस प्रकार का काम हम नहीं कर सकेंगे, वैसे लोगों को नहीं जोड़ सकेंगे। इसलिए मंच, लेकिन पूरी तरह मंच है क्या? क्योंकि मंच है तो उसमें प्रशिक्षण वर्ग, इस तरह के संगठनात्मक बातें वगैरह कहाँ होती? मंच है, कोई प्रोग्राम है, कोई आयोजन है, उसके लिए बना है, वो किया, काम समाप्त, अगला इश्यू आएगा उसके लिए फिर से हम काम करेंगे। लेकिन व्यक्तियों का विकास हो, कार्यकर्ता बने, कुछ काम करें, उसके लिए प्रशिक्षण हो, इत्यादि व्यवस्थाएं जो संगठन में चलती है वो अपने इस काम में नहीं चल पाएंगी यदि संगठन बन। तो इसलिए न ये मंच है न ये संगठन है। अब ये बात बड़ी अमूर्त जैसी लगती है भाई। कई प्रज्ञा प्रवाह से जुड़ने वाले कार्यकर्ता बोलते पहले हमें ये क्लियर करो ये संगठन है कि मंच है। जब उनको कहा जाता है ये न संगठन है न मंच है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। अपना अनुभव ये है कि ऐसी जो व्यावहारिक समझ की दिक्कतें हैं वे काम करते करते हमारी स्पष्टता बढ़ती जाती है। तो आज की तारीख में हम में से यदि किसी के मन में अभी यह प्रश्न विद्यमान होगा, काम करते करते धीरे धीरे वह प्रश्न के बारे में स्पष्टता हमारे मन के अंदर की बढ़ती जाएगी काम करते करते। तो सारा मुझे स्पष्ट होना चाहिए इस बात की भी आज आवश्यकता नहीं। जितना ध्यान में आ गया उतना समझ लेना, जितना समझ में नहीं आ रहा है काम करते रहो, बातें समझ में आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना ये न संगठन है न मंच है, कुछ मिला जुला सा स्वरूप है। कभी संगठन जैसा काम करेगा, कभी मंच जैसा काम करेगा। कब क्या करना, कैसे करना, थोड़े से जो अगला सत्र आएगा उसमें कैसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे हमारे उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उसको विस्तार से विचार होने वाला है, उसमें उसका विवेचन किया जाएगा। जब प्रज्ञा प्रवाह का काम प्रारंभ हुआ, यानी प्रज्ञा प्रवाह इस नाम से प्रारंभ हुआ, तो ध्यान में आया कि कुछ बातें इसके साथ जोड़ दी गई जो थोड़े से लंबे समय से जुड़े हुए हैं प्रज्ञा प्रवाह से। उन्हें ध्यान में होगा कि जिसे आज हम विज्ञान भारती इस रूप में जानते हैं वह प्रज्ञा प्रवाह का ही एक आयाम था, एक आयाम। कुछ वर्ष तक प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत ही विज्ञान से संबंधित काम होते थे, लेकिन फिर विचार अपने वरिष्ठ अधिकारी, अपनी एक ये विशेषता है कि वरिष्ठ अधिकारी लोग नियमित अंतराल में या एज पर नीड इकट्ठा बैठ करके चिंतन करते हैं और उसके आधार पर, उस चिंतन के आधार पर कुछ थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी में परिवर्तन करना है क्या, इत्यादि बातों का निर्धारण होता है।
बाहर के लोगों को लगता रहता है कि डॉक्टर जी ने एक जो बताया बस ये लोग सोचने का कोई काम नहीं है, इनको तो बस जो बताया है वो करना है, जो तय हो गया वो करना, कुछ बदलते नहीं, कुछ समझते नहीं, ऐसा बाहर के लोगों को लगता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अपने यहाँ कितनी प्रकार की चिंतन बैठकें होती है, उसमें कई बातों का परिवर्तन होता है, कई बातों का परिवर्तन होता है। प्रार्थना भाई अपनी बदली की नहीं बदली, 2 बार बदली, तो कई बातों का परिवर्तन होता है। तो अपने वरिष्ठ प्रज्ञा प्रवाह से जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों ने विचार विमर्श करते हुए कि आज के दुनिया में विज्ञान टेक्नोलॉजी का विषय अत्यंत महत्व का, इसका महत्व बढ़ते जा रहा है, तो हमें भी इस क्षेत्र में कोई प्रभावशाली काम करना है, उपस्थिति दर्ज करानी है। तो प्रज्ञा प्रवाह के अनेक आयामों में से एक आयाम विज्ञान भारती, यह जो अभी तक का स्वरूप है इसको बदलना पड़ेगा और विज्ञान भारती को एक स्वतंत्र संगठन इस रूप में खड़ा करना पड़ेगा। तो वही हुआ, इसलिए आज अपन जानते हैं कि विज्ञान भारती एक स्वतंत्र संगठन है। कितने उसकी उपलब्धियां हैं ये भी हम में से कुछ लोग तो निश्चित रूप से जानते हैं। शायद प्रज्ञा प्रवाह का एक आयाम इसी रूप में आज विज्ञान भारती के अंतर्गत जो काम हो रहे वो करने की सोच है, शायद आज जितना उसका विकास हुआ है और प्रभाव बढ़ा है उतना नहीं होता। अब प्रबुद्ध लोगों के बीच काम करना है तो साधारणतः सारे देश भर में होना चाहिए वगैरह, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, इस प्रकार का सोच नहीं रहेगा, क्योंकि ये जिसको हम मास ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि बिल्कुल नीचे तक जाना है, ये उनके लिए आवश्यक रहता है। लेकिन वैचारिक काम के लिए बिल्कुल हर जिले तक जाएंगे, हर तहसील तक जाएंगे, हर गांव तक जाएंगे, इस प्रकार का लक्ष्य रखने की आवश्यकता नहीं। तो जो प्रमुख स्थान है तो प्रारंभ में लगभग 50 के आसपास ऐसे प्रमुख स्थानों का चयन किया गया कि इन स्थानों पर इस प्रज्ञा प्रवाह से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा एक संगठनात्मक स्वरूप यदि दे सकते हैं तो कैसा संगठनात्मक स्वरूप दिया कि एक मुख्य केंद्र और उसके आसपास के जो 4-5 शहर हैं वो मिलाकर के एक छोटा समूह बन गया। तो ऐसे 6 केंद्र निर्धारित हुए, बड़े बड़े नगरों के थे, कलकत्ता है, दिल्ली है, लखनऊ है, बेंगलुरु है वगैरह। तो इसके आधार पर वहां पर गतिविधियां थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन होना प्रारंभ, कुछ बातें ऊपर से आएंगी, कुछ बातें नीचे के स्तर पर भी सोच करके की जाएंगी। इसलिए ये तो अपना कुल मिला करके अपने संगठन में, कोई भी संगठन ये बात चलती है कि सारी बातें स्पून फीडिंग ऊपर से नहीं, उस लेवल कुछ आवश्यक बातें बताई जाएंगी जो करनी होंगी, लेकिन कुछ बातें उस इकाई ने सोचते हुए अपने लिए लागू करना। तो यह जो अपनी पद्धति, कार्य पद्धति है, इसी के अनुसार तो ये 6 स्थान, उसके साथ हर एक के साथ 5-6 स्थान जोड़ दिए, तो इसका एक जोन जैसा एक नाम दे दिया। अब चूंकि संगठन नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको संयोजक जैसा एक नाम, आज भी हम लोग संयोजक इस नाम से ही चलते हैं, संयोजक, सह संयोजक। और फिर आजकल एक नया प्रकार आ गया, बहुत उपयोगी प्रकार है, वो टोली। शायद उस समय वो टोली का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब वो टोली का कॉन्सेप्ट गत कुछ वर्षों से आ गया है। हर क्षेत्र में टोली रहती है, बौद्धिक विभाग की टोली है, सेवा विभाग की टोली है, प्रांत स्तर की टोली है, अखिल भारतीय स्तर की एक विशिष्ट विषय की टोली है। तो ऐसा टोली, तो एक संयोजक, आवश्यकता अनुसार संयोजक, एक या एक से अधिक, और उनके एक लोगों की टोली। नगर है तो नगर की टोली रहेगी, प्रांत है तो प्रांत की टोली रहेगी, देश है तो देश की टोली रहेगी। जैसे मेरे परिचय में बताया ना कि अखिल भारतीय टोली के सदस्य हैं प्रज्ञा प्रवाह, तो ये टोली का कॉन्सेप्ट ये अच्छे से चल पड़ा। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से विकास विस्तार तो होना ही, और इस कारण से ऐसी स्थिति आई कि अब हर प्रांत में, यानी केवल 50 के आसपास नगरों का ही विचार नहीं करना, तो प्रांतशः विचार करना है। उस प्रांत में 4 नगर है ना, तो प्रांत स्तर पर कोई इकाई रहेगी, वो उन 4 नगरों की चिंता करेगी। अभी तक तो जो 6 केंद्र हुआ करते थे, अब प्रांत यह ऐसी गतिविधियों का केंद्र बन गया धीरे। अब आज की तारीख में भी संघ रचना में जितने प्रांत हैं कि सारे के सारे प्रांतों में प्रज्ञा प्रवाह का काम, भाई अभी कुछ प्रांत बाकी हैं, उनमें प्रारंभ होना है, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर सारे प्रांतों में
अपने संयोजक, सह संयोजक, उनकी प्रांत की टोली और उसके माध्यम से वैचारिक क्षेत्र की अन्य प्रकार की गतिविधियां, यह धीरे धीरे स्वरूप यहां तक आया है। अब तो हम जानते हैं कि और भी नीचे तक जहां जा सकते होंगे, तो एक फोकस अपना रहता है कि जहां प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि कल के इसमें भी आया था, एकेडमिशियंस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस वैचारिक जगत में। तो जहां बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पर अपनी कोई इकाई होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। ये वर्तमान में सारी की सारी यूनिवर्सिटी प्लेसेस में अपनी जैसी हम सक्रिय इकाई चाहते हैं वैसी आज की तारीख में नहीं है, लेकिन उस प्रकार के प्रयास है, हम संख्या बढ़ाते जाए। तो आज इस दिशा का फोकस है, एक दो और बातों का फोकस है, और ये क्रम से आता है। आज की तारीख तक का मैं आपको बता रहा हूं कि साधारणतः दो तीन बातें जो पहले नहीं थी या उतना बारीकी से उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, उसमें से एक है कि युवाओं की टोली होनी चाहिए, यानी अपनी टोली में कुछ युवा भी शामिल होने चाहिए। अपनी टोली में महिलाओं का भी शामिल होना, महिलाओं के नाम भी होने चाहिए। मातृशक्ति इसको कहते हैं, आवश्यक है। शायद 25 वर्ष पहले इस प्रकार का फोकस नहीं हुआ करता, लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मातृशक्ति की कुल मिलाकर के समाज में भागीदारी, गतिविधियों में भागीदारी, ये पर्याप्त हो रही है और बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली, आवश्यक भी है। तो हमारे पास ऐसे युवाओं में भी बहुत विचार करने की शक्ति होती है, मादा होता है। यह वैचारिक क्षेत्र यानी केवल बुजुर्गों की बकौती नहीं है, इसलिए युवा भी होने चाहिए पर्याप्त संख्या में, महिलाएं भी पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। यह भी अपना एक फोकस है। इसको ध्यान में रखते हुए अब तक जो गतिविधियां हुई है, उन गतिविधियों में से जो बहुत जिनका परिणाम रहा है, ऐसे दो तीन गतिविधियों में से मैं केवल एक दो का संक्षेप में उल्लेख करूंगा, और फिर थोड़ा सा अपना डिस्कशन, चर्चा इत्यादि काम हम लोग प्रारंभ कर सकेंगे। एक बात बताने की रह गई कि जैसे विविध प्रांत स्तर के मंच हैं प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत, थोड़ा सा पॉलिसी इस रूप में वो आवश्यक भी है कि प्रज्ञा प्रवाह इसी नाम से सब जगह काम न हो, तो प्रज्ञा प्रवाह एक अम्ब्रेला रहेगा, और इस अम्ब्रेला के अंतर्गत सब प्रकार के, जैसे गुजरात में अलग नाम से है, विदर्भ में अलग नाम से है, कोकण में अलग नाम से है, प्रज्ञा प्रवाह का काम है लेकिन नाम अलग है, प्रबोधन मंच है, तो प्रबोधन मंच के नाम से चलेगा। कहीं भारतीय विचार केंद्र के रूप में है, उस नाम से काम चलिए, लेकिन दे आर एसोसिएटेड विद प्रज्ञा प्रवाह। तो अलग अलग नामों से चलने वाले प्रांतों के मंच भी प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। तो प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत इन मंचों के अलावा एक और बात आती है जो पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई है व्यवस्थित रूप से। दिशा तो पहले से थी, व्यवस्थित रूप से पिछले कुछ वर्षों से चालू हुआ है कि अन्य संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैचारिक क्षेत्र का ही काम कर रही हैं, उसमें अपने विचार वाले लोग ही हैं। कुछ पहले से चल रही है, जैसे भारतीय विचार केंद्रम जो केरल में चलता है। प्रज्ञा प्रवाह का तो सूतोवाची 1987 में हुआ, और भारतीय विचार केंद्रम की स्थापना शायद 1982 में हो चुकी थी, 5 साल पहले। तो ऐसे कुछ प्रज्ञा प्रवाह के निर्माण से पहले के भी संस्थाएं हैं, लेकिन वो वैचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसी सारी संस्थाएं भी प्रज्ञा प्रवाह के इस ब्रॉड अम्ब्रेला के अंतर्गत रही। इसलिए अपन जानते हैं कि प्रतिवर्ष प्रज्ञा प्रवाह के प्रांत संयोजकों की बैठक होती है। अब ये संगठन का स्वरूप आ गया, जिसे बताया ना, कभी संगठन इस रूप में काम करेंगे हम, और कभी मंच इस रूप में काम करेंगे। तो आज जो होता है कि प्रतिवर्ष प्रज्ञा प्रवाह के प्रांत संयोजकों की बैठक होती है, प्रतिवर्ष होती है। और ये जो प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत इन संस्थाओं की संख्या भी 30 से ज्यादा है,
जो प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत है। कुछ प्रज्ञा प्रवाह के प्रयासों के कारण से उस क्षेत्र में इतना काम हुआ कि वहां एक संस्था हमने बना ली, ऐसे भी है, और कुछ पहले से कार्यरत संस्थाएं, तो ये 30 से अधिक ऐसी संस्थाएं हैं। तो वर्तमान में जो अपनी मोडस ऑपरेंडी है उसमें 1 वर्ष केवल प्रांत संयोजक को बुलाया जाता है बैठक के लिए, और 1 वर्ष छोड़ करके प्रांत संयोजकों के साथ इन संस्थाओं के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको भी बैठक में बुलाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से तो बैठक के विषय उस प्रकार के रहेंगे। तो ये जो अन्य संस्थाएं हैं जो इसी उद्देश्य को लेकर के और वैचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, वे भी प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। कैसा प्रांत के मंच और प्रांत की संस्था, इनका आपसी संबंध थोड़ा सा कैसा करना, ये जरा व्यावहारिक विषय है। तो अपने अपने स्थानों पर इन बातों की ओर हम ध्यान देते ही, जहां आवश्यक है वहां थोड़ा मिलकर के काम करेंगे, जहां आवश्यक नहीं है वहां स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। ऐसा थोड़ा सा जिसको एक ढीला ढाला संगठनात्मक ढांचा हम कह सकते हैं, वह अपना कुल मिला के प्रज्ञा प्रवाह का है। मैं जो 1-2 बड़े कार्यक्रमों के बारे में जिसका बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है वैचारिक जगत पर, उसका अच्छा परिणाम हो रहा है, उसमें से 1-2 का केवल मैं उल्लेख करता हूँ, एकाध के बारे में बता दूंगा, फिर समय बचेगा तो उसमें अपना चर्चा के लिए खुला रहेगा। एक तो 2015 में एकात्म मानव दर्शन, इसके प्रस्तुति के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। उस निमित्त से प्रज्ञा प्रवाह ने यह तय किया, प्रांत संयोजकों की बैठक में यह तय होता है साधारणतः, अब पिछले कुछ वर्षों से प्रति वर्ष के लिए कोई 1 या 2 विषय दिए जाते, जैसे हम डीकॉलोनाइजेशन के बारे में जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानते हैं, ऐसे अलग अलग विषय वर्ष भर के लिए कि इन कुछ न कुछ तो देश भर में समानता रहे, तो उन विषयों पर सारे देश में प्रबोधन के आयोजन कार्यक्रम होंगे, प्लस एडिशनल अपने अपने सुविधा के अनुसार अन्य विषय भी उसमें जोड़ेंगे। तो 2015 में एकात्म मानव दर्शन के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में यह एक विषय तय किया गया था और सोचा गया कि एक स्पेसिफिक काम यदि हम करते हैं तो वह काम है कि एकेडमिक क्षेत्र में इस एकात्म मानव दर्शन का वजन बढ़ना चाहिए। एकेडमिक क्षेत्र में वजन का अर्थ हम जानते हैं, और एकेडमिक क्षेत्र में किसी भी बात का, किसी भी मुद्दे का यदि वजन बढ़ाना है तो उस बात को, उस मुद्दे को लेकर के जितने ज्यादा पीएचडीज होंगे उतना उस विषय का एकेडमिक क्षेत्र में वजन बढ़ता जाता है। तो ऐसा तय किया कि अन्य हिंदुत्व से संबंधित मुद्दों के साथ साथ इस वर्ष जरा प्रज्ञा प्रवाह ने जो तय किया है एकात्म मानव दर्शन पर पीएचडी करना, तो प्रयास किया गया। कुछ जगहों पर अधिक सफलता मिली, कुछ जगहों पर कम सफलता मिली, यह होता है। एक काशी नाम का जो अपना स्थान है, वहां की जो इकाई है, वहां पर वहां के कार्यकर्ता ने बताया, अभी पिछले मध्य क्षेत्र के वर्ग में वो आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका विशेष रूप से उल्लेख भी किया था कि वहां लगभग 15 पीएचडी 1 वर्ष में रजिस्टर हुई इसी विषय को लेकर के। और अभी लेटेस्ट जो अभी हम मिले थे, यानी इसी प्रकार के स्वरूप में मिले थे, प्रत्यक्ष फिजिकली नहीं मिले थे, मैंने पूछा उनसे कि उसमें से अब 4 साल 5 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा उसमें से लगभग आधे पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं और बाकी पीएचडी पर काम चल रहा है। तो ये एकेडमिक क्षेत्र जैसा काम भी बड़ा महत्व का है। दीज आर द अचीवमेंट्स। आज हमको इसका उतना महत्व शायद ध्यान में नहीं आएगा अन्य लोगों को, लेकिन ऐसी बातों का के कारण से अपना एकेडमिक क्षेत्र में वजन बढ़ता जाता है, हिंदुत्व विचार का वजन बढ़ता जाता है। हमारी हमेशा जो शिकायत रहती है ना कि इस क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में वामपंथी हावी है, वामपंथी हावी है। अरे वामपंथी हावी है तो हिंदुत्ववादी कैसे हावी होंगे? तो जो अपने यहाँ जो छोटी सी बात कही जाती है, किसी लाइन को बड़ा करना है तो उस लाइन के पास एक बड़ी रेखा खींच दो, तो ये उस दिशा का प्रयास है। ठीक है, कुछ वर्ष लगेंगे उस प्रकार के कामों में सफलता प्राप्त करने में, लेकिन उस दिशा में अपना प्रयास चल रहा है। दूसरा एक आयोजन केवल मैं बताता हूँ, वो भी संक्षेप में, लोक मंथन का, और इसका जो स्पेसिफिक लाभ हुआ है वो मैं आपको अचीवमेंट में बताऊंगा। लोक मंथन हम जानते 2016 में भोपाल में हुआ था, 2018 में रांची में हुआ था। अपने में से कई लोगों ने उसमें भाग भी लिया।
लेकिन इसकी योजना बनाते समय कौन लोग इसमें शामिल होंगे, तो बैठ करके तय करके यह हुआ कि जहां कार्यक्रम करना है वहां की कैपेसिटी कितनी है वो देखी जाए। तो भोपाल लगभग 1000 की कैपेसिटी थी, 900,000। फिर यह तय किया गया कि इसमें से आधे युवा रहेंगे, आधे युवा रहेंगे। मैंने जो बताया था ना कि युवाओं का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, तो उनका फिर जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग के द्वारा इन युवाओं का उसमें सम्मिलन हुआ। ये सोच उसकी कैसी है, तो थोड़े से उसके नेट रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड जो उनकी चीजें हैं वो देख करके वो भी मंगवाई गई। उसे ध्यान में आता है कि ये नेशन फर्स्ट माइंडसेट वाला है कि नेशन को तोड़ने की माइंडसेट वाला है। वो क्या कहे, चाहे जो उसमें है सोशल मीडिया में उससे संबंधित जो बातें हैं उनके आधार पर इनका चयन किया गया। लगभग आधे यानी 450 के आसपास युवा वर्ग, युवा और युवतियां दोनों इसमें शामिल हुए थे। उनमें से अधिकांश लोग इस प्रकार के विचार परिवार से संबंधित किसी आयोजन में आज तक एक बार भी शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे ही अधिकांश लोग थे। अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्ता, 4 दिन का आयोजन था, तो घूमते हुए थोड़ा सा रिएक्शन क्या है, क्या चर्चाएं इनके आपस में चल रही है, यह देखा। और जब हम लोग बैठ करके अपने अपने अनुभवों को शेयर करते थे तो ध्यान में आया कि लगभग सारे युवा एक प्रकार से अभिप्रेरित हो गए हैं इस विचार से, हिंदुत्व के विचार से, और हम भी कुछ करेंगे, इस प्रकार का भाव उनमें जगा है। तो थोड़ा सा अन्य अन्य जगहों पर इन युवाओं के माध्यम से भी बहुत अच्छी गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। मैं एक भोपाल का उदाहरण बता, मध्य क्षेत्र में भोपाल का, वहां पर उसमें जो युवा शामिल हुए थे उससे पहले कहीं भी अपने साथ जुड़े हुए नहीं थे। ऐसे 1-2 युवाओं ने वहां पर यंग थिंकर्स फोरम बनाया हुआ है। इसमें युवक और युवतियां जो नेशन फर्स्ट माइंडसेट वाली हैं बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में। और एक विशिष्ट स्तर का कार्यकर्ता ही इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होगा ऐसा तय हुआ था। ऐसा होते हुए भी उस स्तर के 8-10 युवक युवतियां मध्य क्षेत्र के अभ्यास वर्ग में शामिल हुए। ये मैं एक क्षेत्र का बता रहा हूँ, ऐसे ही लखनऊ में हुआ, ऐसे ही हैदराबाद में हुआ, सब जगह हुआ। और एक और इसकी उपलब्धि यानी अभी तक जो होता था कि हम पर कुछ बात चलती है, हमें उसका उत्तर देना पड़ता है, वो लोग कुछ गतिविधि करते हैं ऑन द सेम लाइन, हम कुछ गतिविधि कर रहे हैं। साधारणतः प्रारंभ में यह होता है, इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन ये जो लोक मंथन हुआ, इसका आफ्टर इफेक्ट आप देखिएगा कि वहां पर जो वामपंथी विचार वाले लोग थे वे कहीं ना कहीं बैठे होंगे, क्योंकि विद इन ए मंथ एन आंसर टू लोक मंथन इस रूप में ऑन दीज लाइन्स ही उस वामपंथी लोगों ने एक आयोजन किया, भोपाल में ही किया। यानी जिसको हम कहते हैं ना एजेंडा नैरेटिव सेट करना, वो ये रहता है। तो यहां तक अपनी स्थिति आई हुई है, सब स्थानों पर यह स्थितियां रहनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और उसके लिए क्षमताएं बढ़नी चाहिए, कार्यकर्ता की समझ बढ़नी चाहिए। इसलिए प्रशिक्षण वर्गों का अपना सारा आयोजन हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रारंभ से लेकर के वर्तमान की स्थिति तक आपके सामने संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। अभी अपने पास समय है तो जो संचालक है उनको मैं सुपुर्द करता हूं, और उस समय का सदुपयोग कैसे करना। और कल मान्यवर अनिरुद्ध जी ने जो कहा था वो मैं भी कहना चाहूंगा कि केवल प्रश्न ही नहीं तो संक्षेप में कुछ विशिष्ट मुद्दे हम इसमें जोड़ सकते होंगे तो जोड़ेंगे। कुछ बातें मेरी इतिहास क्रम की छूट गई होंगी, यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं जो लंबे समय से इस काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके ध्यान में भी इतिहास क्रम के कोई प्रमुख मुद्दे छूट गए हैं ऐसा लगता होगा, ध्यान में आता होगा, तो वे लोग भी उन छूटे हुए मुद्दों को संक्षेप में अपने सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह ज्यादा होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अब जो संचालक है कृपया आप अपना रोल फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद सदानंदजी. काल सांगितल्याप्रमाणे ज्यांना बोलायचं आहे, चर्चा करायची आहे, त्यांनी रेज हँड ऑप्शनवर क्लिक करा.
चॅटमध्ये आपला अभिप्राय लिहा, पण विचारायचा असेल तर प्लीज रेज हँडवरतीच क्लिक करावं. सर्वप्रथम आहेत परेश यार्दी नंदुरबारवरून. परेशजी बोला. नमस्कार, परेश यार्दी बोलतो नंदुरबारवरून. सदानंदजी, आपण प्रबुद्ध लोकांच्या समस्या, म्हणजे आपण ते हिंदीत मांडलं सगळं, तर त्यातला पहिला मुद्दा समजला, पण जनजीवन का यथार्थ ज्ञान नाही होता, हे जरा थोडं समजवलं तर बरं होईल. यथार्थच मला लक्षात येत नाही. काय यथार्थ म्हणजे की व्हॉट इज द ग्राउंड रियालिटी. साधारणतः हे पहा, आपल्या संपर्कात जेवढे येतात तेवढेच प्रबुद्ध नाही आहेत. अनेक अनेक प्रबुद्ध बाहेर पण आहेत. आपल्या संपर्काच्या क्षेत्राच्या बाहेर जास्त प्रबुद्ध आहे. आणि म्हणूनच काल अनिरुद्धजी वारंवार हे स्मरण करत होते की तुम्ही त्या लोकांना जोडा, प्रबुद्ध लोकांना जोडा. तर हे जे असे प्रबुद्ध असतात, साधारणतः त्यांचं ग्राउंड रियालिटीची जास्त माहिती नसते. ज्याला म्हणतात ना, थोडेसे वैचारिक जगत में ही वो घूमते रहते, ग्राउंड रियलिटी से अनभिज्ञ रहते. लेकिन इफेक्टिव काम करना, क्योंकि हमको जमीनी लेवल तक अपने विचारों को तो ले जाना है. ये लोग वाहक के रूप में आएंगे, अपने विचारों के वाहक के रूप में आएंगे जमीनी लेवल तक. तो जमीनी लेवल पर लोगों का क्या सोच है, क्या ज्ञान है, कैसे उनको हम जो चाहते हैं वो उनके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए. तो उसमें ग्राउंड लेवल की रियलिटीज यदि मालूम है, और साधारणतः प्रबुद्ध लोगों को इस प्रकार की ग्राउंड रियलिटीज मालूम होने की संभावना कम. कुछ लोगों को रहती भी होगी, किसी को थोड़ी रहती है, किसी को ज्यादा रहती है, किसी को सारी की सारी रहती है. लेकिन कई लोग, अधिकांश लोग इस श्रेणी के रहते हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज मालूम. और पश्चिमी चिंतन के आधार पर ही सोचता रहता है व्यक्ति. तो थोड़ा सा उनको भारतीय चिंतन के आधार पर वो सोचना प्रारंभ करे, तो भारतीय चिंतन से संबंधित बातें उनके सामने प्रस्तुत करनी पड़ेंगी, उनको अध्ययन करना पड़ेगा. और उनको जज गया है कि काम महत्व का है, तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करते हुए भारतीय चिंतन क्या है ये समझे, और फिर बाद में उस चिंतन के आधार पर उन्होंने आगे की गतिविधियां अपनी चलाई, सक्रियता. तो जनजीवन के यथार्थ का ज्ञान है, ग्राउंड रियलिटी की जानकारी उनको नहीं होती है या कम होती है. अगला लीजिए, अगला चैट या अगला प्रश्न आ सकता है. हाँ, आनंद विधाते. नमस्कार डॉक्टर सप्रे. नमस्कार. पुणे हे एक वेगळं केंद्र आहे, पुणे जिथे सबवर्जनच्या वेगवेगळ्या थेरीज प्रस्तुत होतात. आणि हे आताच नाही, हे बऱ्याच वर्षांपासूनच आहे. मग एकीकडे सत्यशोधक असो, दुसरीकडे कबीर कला किंवा म्हणजे अर्बन नॅक्सलिझम असो, किंवा कॉलोनायझेशन असो, किंवा असे वेगवेगळे आहे. असे वेगवेगळे प्रवाह इथे पुण्यात बऱ्यापैकी एस्टॅब्लिश झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत तुम्ही जे सांगितल्याप्रमाणे की गेटिंग कनेक्टेड विथ इलाइट्स किंवा अशा प्रकारच्या वातावरणात काम कशा प्रकारे करणं अपेक्षित आहे यावर मार्गदर्शन आहे. थोडासा पुढच्या विषयाशी संबंधित प्रश्न जास्त वाटतोय. एनिवे मी एक दोन गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आय मे बी रॉंग. साधारणतः इश्यू बेस्ड हे लोक आपल्याशी जोडले जाऊ शकतात. हे बघा, प्रत्येक व्यक्तीची, त्यात प्रबुद्ध सुद्धा शामिल आहे, की समजा देशापुढे काही 10 प्रश्न आहेत जे निकडीचे प्रश्न आहेत. त्यापैकी त्या 10 प्रश्नांबद्दल एकसारखीच अनुभूती ठेवणारे सगळेच नसतात. तो उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि एक कोई विशिष्ट मुद्दा है, उसके लिए वो अधिक संवेदनशील है. दैट पर्टिकुलर इश्यू इज मोर नियर टू हिज हार्ट और हर हार्ट. यस, देर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, बट ही और शी इज मोर कन्सर्न अबाउट दैट पर्टिक्युलर इश्यू. तर त्या इश्यू संबंधी काही काम आपण जर करणार असू तर आता थोडंसं आपल्याला थोडंसं जाणावं लागतं. त्यामुळे या सर्कल मध्ये आपलं जाणं येणं होत राहिलं पाहिजे. तुम्हारा कार्यक्रम है तुम जानो,
असा ऍटिट्यूड ठेवण्याची गरज नाही. तर लक्षात येतं की हे 4 लोक आहेत, हे 6 लोक आहेत, हे ह्या प्रकारच्या कामामध्ये आपल्याला जोडले जाऊ शकतात. त्यांचे जे विषय असतील त्यामध्ये काही आपल्याला छान वाटत असेल, चांगल्या दिशेने त्यांचा विचार चालू असेल, तर व्हाय वी शुड नॉट कोलॅबरेट विथ देम इंडिव्हिज्युअल लेवल पर. केलं जाऊ शकतं. नाही तुमचं ते वेगळं काम आहे, आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, एवढं वॉटर टाईटिझम नसलं पाहिजे. तर त्यांचेही काही चांगले इश्यूज असतील, त्यामध्ये आपणही त्यांच्याबरोबर सामील व्हायचं. आपले चांगले इश्यू जे त्यांना पटवून राहिले आहेत त्यामध्ये ते लोक आपल्या बरोबर येतील. ह्या प्रकारचं थोडंसं आपण ऍटिट्यूड जर ठेवला तर मला वाटतं ती कामं चालत असताना देखील आपण ज्या ज्या प्रकारची कामं करू इच्छितो त्या प्रकारच्या कामांमध्ये त्यांच्यापैकी काही लोक आपल्या बरोबर येऊ शकतात, असं एक मला वाटतं. आणखीन काही विचार असतील तर उद्याच्या सत्रामध्ये यावर जास्त विचार केला जाऊ शकतो. हा प्रश्न पुन्हा उद्या विचारू शकतो आणि पुढच्या सत्रामध्ये सायंकाळीच आहे ते सत्र. पण महत्वाचा प्रश्न आहे, महत्वाचा मुद्दा आहे आणि फक्त पुण्यातच नाही अनेक शहरांमध्ये हे असं दिसून येतं. पुढे आहेत पंकज भावसार. कुठून आहेत हे पंकज जी? हेलो पंकज जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं पारोला से हूँ सर, जिला जलगांव से। आवाज आ रही मेरी आवाज सर? बस एकदम बढ़िया आ रही है, बोलिए. सर मराठीमधनं मला असं विचारायचं आहे की तुम्ही जे 2 मुद्दे मांडले की भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा गौरवशाली जो इतिहास आहे तो आपण जाणून घेतला पाहिजे, आणि दुसरा मुद्दा मांडला की जनजीवन का यथार्थ ज्ञान. तर कंपॅरेटिव्हली जर आपण इतर विचारसरणींशी आणि भारतीय दर्शन आणि तत्वज्ञानाची जर तुलना केली तर आपल्याला असं आढळून येईल की आपली विचारसरणी आणि आपला गौरवशाली संस्कृतीचं जे तत्वज्ञान आहे ते सगळ्यात प्राचीन आहे, आणि दुसऱ्या तत्वज्ञान जे आहे ते बरंचसं रिसेंट आहे. त्यामुळे जेव्हा आताच्या काळामधल्या प्रबुद्ध लोकांना कालसापेक्षतेने जर विचार केला तर ते प्राचीन ज्ञान आताच्या मासपर्यंत, म्हणजे आपण क्लास आणि मास असे जर 2 भाग केले तर ह्या क्लासला या मासपर्यंत हे जवळपास 4-5 हजार वर्षांपूर्वीचं जे ज्ञान आहे ते आजच्या भाषेमध्ये समजावून सांगणं थोडंसं अवघड जातं. हा एक महत्वाचा भाग, कारण क्लासने मासशी कसं कनेक्शन करावं ही एकच मुद्दा बोला तुम्ही, हा दुसऱ्यांनाही चान्स मिळेल. ओके. आणि दुसरं मला तेच सांगायचंय की क्लासने मासशी कशा पद्धतीने या तत्वज्ञानाच्या संदर्भात जोडावं. हे बघा, यामध्ये काय आहे, जो मी पहिला उद्देशच सांगितला होता, प्रज्ञाप्रवाहाचा उद्देश काय, तर त्यामध्ये हे आलेलं ना कि ये जो उदात्त जीवन दर्शन है हजारों साल पुराना है, इसको इन बातों को युगानुरूप आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में प्रस्तुत करना. तर अशा प्रकारच्या विषयांवर ज्याला डीप स्टडी म्हणतो, सगळे लोक नाही करत, तो विषय घ्यायचा, त्या संबंधित कोण जास्त एक्सपर्ट आहे आणि कुणाला त्या संबंधी जास्त कळकळ आहे अशा लोकांना हेरायचं. त्यांचे 4, 5, 6 असे लोक असतील, त्यांनी त्यांच्या पुढे मग आपली जो विचार आहेत ज्या प्रकारे प्रस्तुत केलेले आहेत ते वर्तमान संदर्भामध्ये कशा प्रकारे प्रस्तुत केले पाहिजे. ह्या लोकांना ह्या कामामध्ये 1 वर्ष 2 वर्ष पण लागू शकतात. एवढ्या चिकाटीने काम करणारे लोक लागतील. सगळेच लोक प्रोग्राम्स होऊन राहिले, त्यामध्ये लोकांना आणून राहिले आहेत सगळे लोक. तर थोडीशी अशा प्रकारची डिटेल व्यवस्था आपल्याला आपल्या आपल्या ठिकाणी करावी लागेल. त्या प्रकारचे लोक कोण आहेत आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा, तर त्या क्षमतेचे त्या ओरिएंटेशनचे जे लोक आहेत त्यांच्या थ्रू हे जे आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में भारतीय चिंतन को प्रस्तुत करना, जसं हिंदुत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अहमदाबादमध्ये या विषयावर सेमिनार घेतला गेला होता, तिथल्या भारतीय विचार मंचानेच केला होता. आपला प्रज्ञाप्रभा तिथे या नावाने चालतं. त्यावर त्यांनी पुस्तक प्रकाशित, हिंदुत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य. हिंदुत्व तर हजारो साल पुराना आहे, लेकिन व्हॉट इज द प्रेझेंट डे कंटेक्स्ट. तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रेझेंट डे कंटेक्स्ट च्या दिशेने काम करणारे लोक आपल्या ग्रुपमध्ये, आपल्या प्रांतामध्ये, आपल्या शहरामध्ये असले पाहिजे. सगळे लोक हे काम नाही करणार, पण काही लोकांनी हे काम देखील हाती घ्यावं लागेल. आणि हे थोडंसं
वर्ष 2 वर्ष चालेल अशा प्रकारचं काम आहे. तर तशी चिकाटी पण त्यामध्ये उत्पन्न करावी लागेल. तर या प्रकारे थोडं या दिशेने तुमचे जे 2 मुद्दे होते. दुसरा कोणता मुद्दा तुम्ही मांडला होता? म्हणजे एकदम लक्षात नाही आला माझ्या. पंकजजी तुम्ही दुसरा एक 2 वाक्यातच मुद्दा मांडला होता, तो कोणता? मी नाही म्हणालो पण तुम्ही मांडला होता, तो कोणता होता? अच्छा, पंकजजी ऑफलाईन. ठीक आहे, पुढच्या क्लास आणि मास हे कसे जोडले जाऊ शकतात याविषयी. क्लास आणि मास यामध्ये काय आहे की थोडं आता हे व्यवहारावाल्या गोष्टी आल्या आहेत. म्हणजे उद्याचा विषय संध्याकाळचा विषय आता येऊन राहिला, चांगला आहे. त्यामधलं मंथन थोडंसं कमी होऊन जाईल, इथे होऊन जाईल. तर मास पर्यंत विषय पोहोचवणे एक जी शिक्षकाची, आता मी प्राध्यापक राहिलो म्हणून मी शिक्षकाची भूमिका नाही सांगत. साधारणतः जनप्रबोधन जे करतात ते एका प्रकारे शिक्षक असतात. राष्ट्रीय सामाजिक विषयांचे शिक्षक जो वक्ता आहे तो, त्यांनी त्याच भूमिकेतून प्रस्तुत केलं पाहिजे. तर जे माझ्या समोर बसलेले आहेत श्रोता, व्हॉट इज देअर लेवल, हे त्यांनी जाणून घेतलं पाहिजे. ते त्यापैकी किती गोष्टी समजू शकतात आणि किती गोष्टी त्यांच्या समजुतीच्या पलीकडचे आहेत हे वक्त्याला समजावं लागेल. आणि त्यांना समजू शकतात असे मुद्दे मांडायचे जे त्यांना समजू शकत नाही, ते आत्ता नाही मांडायचे. हे भान त्या वक्त्याला ठेवावं लागेल. तर हे ठेवलं तर आपण जेवढं जाणतो तेवढं सगळं समोरच्याला सांगण्याची गरज थोडी असते. तो ते समजू पण शकत नाही. तर हे भान जर वक्ता जो प्रस्तुत करणार आहे, विषय लोकांपुढे मांडणार आहे, आणि आपल्याला असे विषय मांडणी करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढवायची आहे, तर त्यांना कितपत समजू शकतं, कितपत काय नाही समजू शकत, हा विचार करून जर आपले विचार त्यांच्या पुढे मांडले तर ठीक आहे, हळूहळू त्यांचा लेव्हल वाढेल, तेव्हा वाढेल. पण काही गोष्टी त्यांच्या लक्षात येतील. तर फ्रॉम क्लास टू मास ह्या पद्धतीने जर आपण गेलो तर मला वाटतं आपण जे करू इच्छितो ते करण्यात आपण सफल होऊ शकतो, किंवा क्रमशः सफल होऊ. वेदश्री चिंचोळकर कुठून आहे? तुम्ही अनम्यूट करू शकता स्वतःला, वेदश्री. अच्छा, त्या डिस्कनेक्ट झाल्या. एक इथे प्रश्न आहे चॅट मध्ये, टोळी सदस्य का कार्य क्या है? हे बघा, सगळे प्रमुख होऊ शकत नाहीत. जसं आता संघाचा शारीरिक विभाग, त्याची पण अखिल भारतीय शारीरिक टोळी आहे. ते सगळे लोक बसून विचार करतात. विचार करताना दे आर ऑल ऍट पार. पण सगळ्यांना आपण अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख बनवू शकतो का? शारीरिक प्रमुख एक राहील, सहशारीरिक प्रमुख एक, जास्तीत जास्त 2, फारच जास्त झालं तर 3. पण व्याप आपला एवढा वाढलेला आहे की फक्त हे 3 लोक 4 लोक देशभरात फिरून तो विषय मांडण्याचा प्रयत्न करतील तर ते कमी पडतील. आपला व्याप वाढलेला आहे. तर त्या लेव्हलचे, त्या क्षमतेचे सुद्धा इतर लोक जे आहेत त्यांच्याकडून पण हे काम अपेक्षित करायचं. आधी 4 लोक होते, आता 12 लोक झाले, 8 नवे लोक जोडले गेले, पण त्यांची क्षमता ती आहे. त्या विषयाची मांडणी ते देशभरात जाऊन करू शकतात. काम वाढलं आहे, प्रकार वाढले आहेत, आणि म्हणून ही टोळी. तर साधारणतः जे संघटनात्मक निर्णय असतात त्यामध्ये टोळी सदस्याचा काही रोल राहणार नाही. सजेशन देऊ शकतो, बट अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाला द्यायची आहे, तर ते काम कोणाचं आहे? संयोजकाचे. पण डिस्कशन करताना आपले विचार, आपले मतं त्यांच्या पुढे मांडले जाऊ शकतात. निर्णय कोण घोषित करेल? तो करेल. तर आम्ही निर्णय घोषित करणारे नाही, टीम सदस्य आहोत म्हणजे निर्णय घोषित करणारे नाही. जेव्हा निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्यावर डिस्कस करणाऱ्यांमध्ये ते येतात. आणि मी तर फक्त टोळी सदस्य आहे, जो संयोजक आहे तो फिरेल, मी कशाला फिरू असा विचार नाही करणार. ज्याप्रमाणे संयोजक फिरतोय, जितका फिरतोय तितका टोळी सदस्य सुद्धा फिरला पाहिजे.
हम्म. तर थोडस ह्या गोष्टी जर लक्षात ठेवल्या की काय आता हे डूज अँड डोंट्स मध्ये हे इन्क्लूड होऊ शकत होतं, नो प्रॉब्लेम. काही पुढचे विषय आजही येऊन गेले तर काही हरकत नाही. चला, कदाचित आपण बरोबर सगळेजण आता त्या अभ्यासामध्ये गेले तसंच दाखवतं की आपोआप पुढच्या विषयांचेही प्रश्न यायला लागले त्याच्यातून. आणि ह्याला एक प्रकारचं भावनिक समानता म्हणतात. आपल्या सगळ्यांच्या भावना एक आहेत ना, तर विचारही एक प्रकारचेच मनामध्ये येणार आहे. फार छान, अगदी सुरेख बोलला तुम्ही, एकदम छान. गिरीश टिळक आहेत, ते बोलतायत. अरे गिरीशजी, नमस्कार. 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 कसे आहात? नमस्कार. कसे उत्तम आहात? उत्तम उत्तम आणि उत्तम. घरी सगळे लोक आहेत ना ठीकठाक? हो 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 हा, हो बस माझा नमस्कार त्यांना सांगून द्यायचा. आता हो तुम्ही बोला. हो नक्की. आता तुम्ही बोला. हा, मला एक माहिती आहे की 1940 साली हिंदी आणि मराठी प्रार्थना संस्कृत मध्ये झाली, पण तुम्ही 2 बदलाचा उल्लेख केला, तर दुसरा बदल कुठला प्रार्थनेत? नाही, आधी फक्त मराठीत व्हायची ना. अच्छा, मला अगदी वाटलं मराठी. हो, नाही, मराठी. अगदी सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये फक्त मराठीत प्रार्थना व्हायची. हो, मग थोडे हिंदी भाषिक लोक सुद्धा जोडले गेले, तर मराठी प्लस हिंदी. बरोबर असे बरोबर. 2 काय, मला वाटतं 3 वेळा पण झालेलं असेल. माझ्या माहितीत 2 आहेत, तिसरंही असू शकतं. हो बरोबर, पण 1940 साली जी फायनल झाली त्याच्यानंतर आज बदल काय चालू आहे. पण जर पुढे कधी असा विचार झाला तर त्यात सुद्धा बदल होऊ शकतो, पण तसं होईल असं वाटत नाही. आपण त्याचा विचारच कशाला करायचा. आज बरोबर. छान आहे, आज ते करायचं. तो पुढच्या लोकांचा विषय आहे ना, त्यांच्यावर सोपवून द्यायचं. ते पुढच्या लोकांच्या साठी आपण आज विचार करण्याची गरज नाही आहे. त्यांच्यावर आपला विश्वास आहे. बरोबर बरोबर. 2 पिढ्यानंतर जर बदल करायचा असेल तर ते योग्य तो बदल करतील. आज आपण कशाला त्याबद्दल विचार करायचा, काही गरज नाही. वेदश्री चिंचोळकर आहात का? वेदश्री, तुम्ही अनम्यूट करू शकता स्वतःला. बरं, तोपर्यंत चॅटमध्ये एक असं लिहिलं आहे अगदी की प्रकाशने कोणती केली तेही विकासक्रमाचा भाग म्हणून कृपया सांगाल का? काय आहे, प्रकाशनं आता मंचांनी सुद्धा खूप प्रकाशनं केलेली आहेत आणि संस्थांनी सुद्धा खूप प्रकाशनं केलेली आहेत. जसं भारतीय विचार केंद्र, मी केरळचं सांगितलं, तर एक लायब्ररी बनू शकते एवढं त्यांचं प्रकाशन आहे. तर साधारणतः जे अशा संस्था आहेत, थोडी आपल्याला माहिती मिळून अशा ज्या संस्था आहेत, मी दीनदयाळ शोध संस्थान हे सुद्धा प्रज्ञाप्रभाच्या अंतर्गत येतं, आधीपासून सुरू आहे. त्यांची किती प्रकाशनं आहेत, अशा संस्थांची माहिती काढावी. त्या संस्थांमध्ये कोणी लोक असतील, काय काय प्रकाशनं आहेत. आणि मंच, जसं अहमदाबादचा म्हणजे गुजरातचा मंच आहे, तुमचा प्रबोधन मंच आपल्या पुण्यातून काही प्रकाशनं केलेली आहेत, उत्कृष्ट प्रकाशनं आहेत. तर थोडंसं अशा प्रकारची प्रकाशनं जी एक केंद्रीकृत पूर्ण सूची राहील अशी अपेक्षा करू नये. तो थोडासा डिस्ट्रीब्युटेड राहील तिथून, आणि मग आवश्यकतेनुसार आपण त्या पुस्तकांची मागणी पण करू शकतो. आपण प्रयत्न करतो की अशा प्रकारचं काही प्रकाशन केलेलं असेल कोणत्या प्रांतांनी, तर जे केंद्रीय बैठकीत, अखिल भारतीय बैठकीमध्ये जेव्हा ते येतात वर्षातनं एकदा, त्यावेळेस जर शक्य असेल तर त्यांनी, आपण जेव्हा शक्य असेल तर म्हणतो, ते लोक समजून घेतात की आणलं पाहिजे, तुम्ही ते साहित्य आणा आणि जेवढे संयोजक आलेले आहेत त्या संयोजकांमध्ये ते साहित्य वितरित करा. तर थोडस अशा प्रकारे काय काय प्रकाशनं आहेत ते आपण, मी जसं हिंदुत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य मी तुम्हाला याचा उल्लेख केला, वर्तमान परिप्रेक्ष्य. तर हे गुजरातच्या विचार मंचानी छापलेलं पुस्तक आहे. अनेक पुस्तकं आहेत त्यांची अशा प्रकारची. तर थोडं अशा संस्थांना किंवा मंचांशी जर आपण कॉन्टॅक्ट केला तर मला वाटतं काय काय प्रकाशनं आहेत, त्यापैकी आपल्या कामाची कोणती आहेत याबद्दल आपण विचार करू शकतो. आणि आवश्यक तेवढं सामग्री, पुस्तके आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये आपण मागवू शकतो. अच्छा, एक अजून असा प्रश्न आहे, प्रज्ञा प्रवाहाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांची एखादी सूची उपलब्ध आहे का? आता हे प्रांत संयोजकांकडे तुम्हाला मिळू शकतं. अच्छा, पण हे एक तर काय आहे की फक्त इन्फॉर्मेशन आणि एक असतं युजफुल इन्फॉर्मेशन. हम्म. मला वाटतं
34 संस्था आहेत की 35 संस्था आहेत ह्यावर वाद करून राहिले आहे तो निरर्थक आहे. 34 असो की 35 असो. काही काही ठिकाणी प्रबुद्ध लोकांचं अनेकदा हे अशा प्रकारच्या गोष्टींमध्ये खूप वेळ चालला जातो, अनावश्यक. तर मंच जे आहेत त्यांचे प्रकाशन आहेत, आपण त्यापैकी काय प्राप्त करू शकतो ते पहा. आणि ह्याच प्रकारे साधारणतः आपल्याशी संबंधित संस्था कोणत्या आहेत. जसं समजा तुम्ही आपण सगळे राजकीय दृष्ट्या महाराष्ट्रातले आहोत, तर महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या कोणत्या संस्था आहेत 3-4 असतील, 2-3 मुंबईमध्ये असतील, एखादी नाशिकमध्ये आहे, एखादी 1-2 पुणेमध्ये आहे. तर आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपल्या प्रांतामध्ये कोणत्या कोणत्या संस्था आहेत ह्याची माहिती आपल्याला जास्त गरजेची आहे. काशीमध्ये कोणती संस्था चालते इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, पण नाशिकमध्ये कोणती संस्था चालते इट इज युजफुल इन्फॉर्मेशन. थोडं युजफुल इन्फॉर्मेशन ती आपण, आणि सगळी इथूनच जाणकारी मिळेल ह्याची गरज नाही आहे. प्रांत संयोजक किंवा आणखीनही इतर लोक असतात त्यांच्याकडनं माहिती मिळू शकते, पण ती माहिती घेतल्यानंतर वी शुड contact them, we should try to know more about whatever they are doing and what are their achievements. हे जर आपण जाणू शकलो तर आपल्या विषयांच्या प्रस्तुतीकरणामध्ये हे जे आपण जाणलेलं आहे ह्याचा उल्लेख देखील आपण करू शकतो. What are the achievements of Paragnya Prabha? This is one of the achievements. ह्या दृष्टीने सुद्धा अशा संस्थांची जे आपल्याला थोड्या जवळ आहेत त्यांच्याबद्दल थोडी जास्त माहिती प्राप्त करण्याचा आपण प्रयत्न अवश्य केला पाहिजे, उपयोगी आहे. मला वाटतं वेदश्रीजींनी चॅट मध्ये प्रश्न लिहिलाय, त्यांना कनेक्ट व्हायला इश्यू येतोय. डिजिटल पत्रिका सुरू करता येईल का? काही ठिकाणी लोक सुरू करण्याचा विचार करून राहिले, मला वाटतं एखाद्या ठिकाणी सुरू पण झाले. आपल्या प्रांतामध्ये आपण सुरू करू शकतो, जर अवश्य करावं. हे बघा, सोशल मीडिया रिलेटेड कितीतरी गोष्टी आपण करू शकतो, कितीतरी गोष्टी आपण करू. हे करू शकतो का हे विचारण्याची गरज नाही. आपल्या इथे एक्सपेरिमेंटेशन साठी सूट आहे. फक्त जे करू ते ऑथेंटिक असलं पाहिजे, परफेक्ट असलं पाहिजे. काहीतरी ऐकीव सांगीव गोष्टी त्यामध्ये आपण समाहित केलेल्या आहेत. थोडं या गोष्टीपासून वाचलं पाहिजे. मग तो डिजिटल असो किंवा प्रिंटेड असो. तर डिजिटल मध्ये सुद्धा आपण करू शकतो, प्रिंटेड मध्ये सुद्धा करू शकतो. ऑथेंटिक गोष्टी असल्या पाहिजे आणि विथ परफेक्शन असल्या पाहिजे. प्रूफ रिडिंग झालाय की नाही झालाय, अशा ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी वाटतात त्या गोष्टींकडे आपल्याला लक्ष ठेवावं लागेल. डिजिटल आमचा विषय विमर्शाचा बरं का सप्रेजी? हो, विमर्शाचं खूप काम आहे, प्रश्नच नाही. बोला सप्रेजी, विमर्शाचा यावेळचा विशेष अंक जो आहे तो डिजिटलच स्वरूपात पाठवलेला आहे. बघा, उत्तर मिळालं. म्हणजे प्रयोग आपल्या आपल्या ठिकाणी केले पाहिजेत ना. आणि एखादा नवा प्रयोग आपण का नाही करू शकत? आता ठीक आहे, विमर्शनी काढून घेतलेला आहे, आणखीन एखादा नवा प्रयोग आपण का नाही करू शकत? वी कॅन बी अ ट्रेंड सेटर, वी शुड बी वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स ऑल्सो. तर थोडा वैचारिक क्षेत्रात जे काम करतात असं नवीन नवीन काही, फक्त त्यामध्ये ऑथेंटिसिटी आणि परफेक्शन ह्या 2 गोष्टींकडे आपल्याला खूप लक्ष ठेवावं लागेल. छान विमर्शाचं छान सांगितलं तुम्ही, विमर्शाचं खूप छान सांगितलं. आता आपण शेवटचा प्रश्न घेऊयात, चॅटमध्ये आहे. साधारणपणे आर्थिक विषयात आपले चिंतन आहे, पण प्रचलित विषयांना उत्तरे या संदर्भात इश्यू बेस्ड प्रबुद्धांना जोडणे, आता करोनाचे महासंकट, त्याचे आर्थिक परिणाम, निगेटिव्ह मध्ये अर्थव्यवस्था, रोजगार बुडाले, आत्मनिर्भर या संदर्भात प्रज्ञा प्रवाहाची काय योजना आहे? हा पूर्णपणे संध्याकाळचा विषय आहे. पूर्णपणे खूप मोठं उत्तर याला होऊ शकतं. उत्तर देऊ त्याला. आपण लोक फ्युचरिस्टिक पण आहोत ना. खरोखरीच ह्या गोष्टीची खूप निकड आहे. फक्त आपल्याला एका गोष्टीकडे लक्ष ठेवावं लागेल. मी आता ह्या उत्तर देताना थोडं समिंग अपची 2-3 मिनिटं घेऊन गेली या उत्तराबरोबरच. साधारणतः आपले जे प्रमुख कार्य, आणि हे प्रमुख कार्यकर्त्यांचा वर्ग आहे, एवढेच कार्यकर्ते आपल्या प्रांतात नाहीत. कार्यकर्त्यांची संख्या याहून बरीच जास्त आहे. त्यापैकी काही प्रमुख लोक आपण इथे एकत्र आले. तर आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये विशिष्ट प्रकारची योग्यता क्षमता कोणाची आहे ते पाहायचं, आपल्याशी जोडलेला असो की नसो, आणि
त्याच्या योग्यतेनुसार त्याला काही आपण काम देऊ शकतो का हे आपण पाहायचं. आणि साधारणतः जे करंट इश्यूज असतात त्या संबंधी संवेदनशीलता जास्त असते. तर अशा लोकांना त्या विषयाशी संबंधित आपण एक स्टडी सेल का नाही बनवू शकत? कोणी रोखलं आहे आपल्याला? एक विषय जसा विषय आला होता कोणता, कोरोनाचा काही विवादवाला विषय नाही हा, मूळ नागरिक इंडिजिनस पीपल्स डे आला होता. त्यामध्ये आपल्या ज्यांना लोक आदिवासी म्हणतात, आपण त्यांना जनजातीय किंवा वनवासी किंवा गिरिजन असं म्हणतो, आदिवासी नाही म्हणत. आणि हे तू पुरस्कार आदिवासी नाही म्हणत की ते इथले मूळ निवासी आणि आम्ही कोणी बाहेरून आलो असं नाही. तर हा जो इंडिजिनियस पीपल्स डे आहे भारताच्या संदर्भात तर हा निरर्थक आहे. तर या प्रकारची माहिती थोडीशी जी लोकांपुढे मांडली जाऊ शकते, हा दिस इज करंट इश्यू, असे 4-5 लोकांचा स्टडी सेल आपण का नाही बनवू शकत? कोणी रोखलंय आपल्याला? असे प्रचंड कामं आहेत. त्या संबंधी करंट इश्यूज असो किंवा बेसिक इश्यूज असो, दोन्ही प्रकारच्या विषयांवर मांडणी करणारे, थोडस खोलात शिरून जाणून आणि मग मांडणी करणारे लोक आपल्याला वाढवले पाहिजे. जेवढे करंट इश्यूज येतात त्या सगळ्या करंट इश्यूजवर आपल्याकडे लोक तयार असले पाहिजेत. सगळे लोक नाही करणार. प्रमुख कार्यकर्त्यांचं काम हे आहे की ह्याची योग्यता काय, याला हे काम, ती कोणत्या प्रकारचं काम जास्त छान करू शकते, तिला त्या प्रकारचं काम देऊ. हे अशा प्रकारचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वर्क करणारे आपण लोक. तर जेवढ्या प्रकारची कामं आपण उभी करू शकतो, वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट इश्यूज ऑर बेसिक इश्यूज, त्या प्रकारची कामं अध्ययनशील लोकांना आपण एकत्र करून, प्रत्येक काम प्रत्येक ठिकाणी नाही होणार. 4 कामं प्रबोधन मंचाने केली, 4 कामं भारतीय विचार मंचाने केली विदर्भातल्या, एकूण सगळी कामं होणार. पण प्रत्येक ठिकाणी सगळी कामं नाही होणार. ही जी एक व्यावहारिकता आहे हिचं आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आणि शेवटी एक मुद्दा घेऊन मी आपलं संपवतो, समिंग अप वाला. अनेक प्रश्न असतात, जसं मी सांगितलं, काही प्रश्नांना काम करता करता उत्तर मिळत जातं, स्पष्टता होत जाते. त्यामुळे आपण सक्रिय आहोत अशा प्रकारचे. आणि थोडस 2-3 जे जवळीकीचे असतात की नाही, ठीक आहे, टोली आहे वगैरे सगळं एक आहे, कार्यकर्ता संच आहे, 15 लोकांचा संच आहे, पण त्यामध्ये काही तिघांमध्ये काही विशिष्ट आत्मीयता असते की नसते, की सगळ्यांशी एकसारखी आत्मीयता, असं होऊ शकतं का माणसाचं? नाही होऊ शकत. तर असे थोडे जास्त निकट आहेत, जे इंग्रजीत म्हटलं जातं ना, एव्हरीबडी इज इक्वल बट सम ऑफ देम आर मोर इक्वल. माझा सगळ्यांशी परिचय आहे पण दोघांची घनिष्ठता आहे, तर त्यांच्याशी अशा थोड्या डिटेल गोष्टी आपण का नाही करू शकत थोडस. आणि ह्या डिटेल गोष्टींमध्ये आपल्या मनातले संभ्रम दूर करणं हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. की मी प्रश्न विचारला, मला जे उत्तर मिळालं त्यांनी माझं समाधान झालं ना, इथे फार जास्त संवाद करण्याचा प्रोव्हिजन नसतं. प्रश्न विचारला, उत्तर देणाऱ्याने उत्तर दिलं, त्याला पटलंय की नाही पटलंय, त्याचा उपप्रश्न असेल तर त्यासाठी इथे वेळ आहे का? नाही आहे. पण तो प्रश्न जो त्याच्या मनात अजूनही चालतो आहे, त्यांनी कुठेतरी त्यावर डिस्कस केलं पाहिजे की नाही. तर हे 2-3 लोक ज्यांच्याशी विशेष आत्मीयता, त्यांच्या बरोबर चर्चा करताना त्या प्रकारची त्या विषयावर चर्चा का नाही करू शकत? आपले जे वरिष्ठ अधिकारी असतात सगळ्यांबद्दल आपल्या मनात आदर असतो, पण त्यापैकी 1-2 कोणी असे असतात की ज्यांच्याशी आपण दिलखुलासपणे बोलू शकतो, निसंकोचपणे बोलू शकतो. बाकी 2-3 त्यांच्याशी त्या प्रकारे निसंकोचपणे आपण नाही बोलू शकत. तर ज्यांच्याशी वरिष्ठ, ज्यांच्याशी निसंकोचपणे आपण बोलू शकतो, त्यांच्याशी आपल्या मनातले जे प्रश्न आहेत त्या संबंधी आपण चर्चा का नाही करावी? कोणी रोखलंय आपल्याला? थोडंसं मला वाटतं की वैचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये प्रश्न उत्पन्न होत राहिले पाहिजेत आणि त्या प्रश्नांना उत्तरं मिळत गेली पाहिजेत.
तर उत्तर मिळण्याचा आपला आपला मार्ग मी एक दोन तुमच्या पुढे सजेस्ट केलेले आहेत. ह्या व्यतिरिक्तही काही मार्ग असू शकतो, लाईक रीडिंग ए पर्टिक्युलर बुक ऑन दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक. ते पुस्तक वाचल्यावर सुद्धा आपल्या मनात जो प्रश्न आहे, संभ्रम आहे, तो दूर होऊ शकतो. आपले मनातले प्रश्न, मनातले संभ्रम ह्याच्या आपण कसं उत्तर देतो, हाऊ डू वी ऍड्रेस टू दिस पर्टिक्युलर इश्यू, हे सगळ्यांसाठी समान नाही राहणार. कुणासाठी ह्या प्रकारे जास्त उपयोगी राहील, कुणासाठी त्या प्रकारे जास्त उपयोगी राहील. पण एकूण आपल्या मनातले प्रश्न आणि संभ्रम दूर होत गेले पाहिजेत. आणि जेवढं संभ्रम रहित, प्रश्न रहित होऊन आपण काम करू, तेवढं आपल्या कामाचं आउटपुट वाढेल. 2च तास जर काम केलं रोज, पण कोणताही प्रश्न मनात नाही आहे, कोणताही संभ्रम मनात नाही, आणि त्यांनी 2 तास केलेलं काम आणखी ज्याच्या मनात काही प्रश्न आहेत, संभ्रम आहेत, सदानंदची आवाज या दृष्टीने आपल्याला जे मनातले प्रश्न आहेत ते आपण कैसे त्याची उत्तर प्राप्त करतो, ह्या दृष्टीने जर विचार केला, जे आपले गौतम बुद्धांनी सांगितलेलं आहे, अपदीपो भव. अल्टिमेटली स्वतःचा दीपक स्वतःच बनायचं, म्हणजे स्वतःचा मार्गदर्शक स्वतःच बनायचं. त्यासाठी हे बाकी सगळे लोक, पुस्तक म्हणा किंवा वरिष्ठ अधिकारी म्हणा किंवा आपले निकटचे सहकारी बंधू म्हणा, भगिनी म्हणा, हे त्यामध्ये ए सॉर्ट ऑफ हेल्प, बट अल्टिमेटली इट इज द इंडिव्हिज्युअल हू हॅज टू गेट ऑल द आन्सर्स टू देअर ऑल क्वेश्चन्स अँड कन्फ्युजन्स. आपली मेथडॉलॉजी आपण ठरवावी आणि त्यानुसार काम करत जावं. जेवढे हे प्रश्न आणि संभ्रम दूर होत जातील, तेवढं आपलं केलेलं, दिलेलं इंटेलेक्च्युअल आउटपुट ह्याची क्वांटिटी वाढत जाईल. अशी क्वांटिटी आपल्या सगळ्यांची वाढो, अशा प्रकारचं सदिच्छा व्यक्त करत मी माझ्यातर्फे विषय संपन्न करतो. आता संचालक महोदय आहेत, त्यांनी कृपया जे शेवटचं जो तुमचं काम असतं ते तुम्ही हाती घेऊ शकता. हरिभाऊंना विनंती करण्यापूर्वी, हरिभाऊ, इथे बरेच जणांनी चॅट मध्ये लिहिलंय की विमर्श आम्हाला मिळू शकेल का? हे नाव आपण जर पत्ते पाठवले या चॅटवर सुद्धा किंवा अशा प्रकारे याच्यावर, तर त्या पत्त्यावर अंक पाठवला जाईल. हो, किंवा ईमेल आता जर दिला, त्या ईमेलवर सुद्धा अंक आता लगेच पाठवून जाईल. चालेल. ज्यांना विमर्श हवा आहे त्यांनी चॅट मध्ये आपला ईमेल आयडी लिहून ठेवा, आपल्याला पाठवण्याची व्यवस्था केली जाईल. मी हरिभाऊंना विनंती करते की आता आजच्या सत्राचा समारोप त्यांनी करावा. डॉक्टर सप्रेजींनी त्यांचा विषय जो होता, विशेषतः प्रज्ञाप्रभाचा इतिहास, हा मला वाटतं आपल्या अभ्यास वर्गामध्ये पहिल्यांदाच मांडलेला आहे. मी तरी पहिल्यांदाच ऐकला, बरेच वर्ष काम करून, परंतु सविस्तर असा प्रकारचा इतिहास अतिशय चांगल्या पद्धतीने तरी मांडला. आणि हा इतिहास करण्यापाठी आपलं लक्ष काय आहे, कशा करता आपण करतोय, हे उद्दिष्ट जे आपलं आहे, हे उद्दिष्ट ते आपल्याला स्मरण करून दिलं म्हणा, त्याचा खुलासा केला, आणि कुठल्या पद्धतीने आपण हळूहळू चालतोय, कसा आपला प्रभाव वाढतोय, प्रभाव सगळीकडे, याचंही दिशादर्शन त्यांनी आपल्याला त्यांच्या भाषणातून केलेलं आहे. मला असं वाटतं खूप बऱ्याच गोष्टीची माहिती आपल्याला याच्यातून झाली, आणि नुसती माहिती नाही तर एक उद्दिष्ट काय आहे याच्या संबंधी एक मार्गदर्शनही आपल्याला याच्यातून मिळालं. तेव्हा आपल्या महाराष्ट्राच्या या प्रज्ञाभावाच्या वतीनं मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो, आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. कार्यक्रम संपत आलाय. आता संध्याकाळी 5 वाजता आपल्याला याच्या पुढचा जो कार्यक्रम आहे तो प्रज्ञा प्रवाह की लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टी से क्या क्या किया जा सकता है, म्हणजे काही प्रश्न जे आता आले किंवा आपण काय काय करू शकतो, काय काय केलं पाहिजे आणि काय करत आहोत, प्राध्यापक सतीश देशपांडे यांचं या विषयाचं उद्बोधन होईल, आणि त्याच्यानंतर त्याच्या चर्चा आपण करू शकू. तेव्हा सर्वांनी पुन्हा यावं, जे आता येऊ शकले नाही त्यांनी देखील पुन्हा येण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल, तो अवश्य करावा. थांबतो मी इथे. आपला अभ्यास वर्गाचं हे सत्र संपलं आहे असं मी जाहीर करते. धन्यवाद.
सुवर्णा, हो हरिभाऊ. कोण कोण आहेत आता गेले? हरिभाऊ, हो, हे कोकण प्रांताचं तुम्ही माझ्याकडे फक्त पाठवलं विमर्श, तर मीच पाठवीन. तुम्ही मला व्हॉट्सअप केलं तरी चालेल सुवर्णाताई. बर, ठीक आहे, चालेल. मी ते फॉरवर्ड करीन सगळ्यांना. जरूर. प्रत्येकाचा ईमेल नोंद घेऊन पाठवण्यापेक्षा मला आलं तरी. व्हॉट्सअपवर एवढा मोठा अंक आहे तो व्हॉट्सअपवर पाठवण्यापेक्षा मेलवर पाठवणं सोयीच असते. PDF कदाचित जाईल, बघा तुम्ही, बघूयात, नाहीतर बघूयात. ईमेल आयडी पण आहेच हो माझा. हो आहेच आहेच. तो करता तुम्हाला येईल. पाठवते. जरूर जरूर. ज्यांचे हे आहेत ते आपल्या यांच्याकडे डांगे मॅडम कडे पाठवून द्या. बर, हा, पाठवून द्या, ईमेल ते वर पाठवून. पाठवा, मग बाकीच्या नाही. हो जरूर जरूर जरूर. हा, प्रांत सैन्यांना पाठवलं सगळ्यांना. पात्र संयोजकांना पाठवता येईल, ज्यांचे आहेत त्यांच्याकडे पाठवता येईल. आहे, तुमच्याकडे ईमेल आहे. हो हो जरूर. नरेशजी, तुमचं अनम्यूट केल्याशिवाय ऐकायला नाही येणार. तुम्ही काहीतरी बोलू इच्छित आहे. त्यांना 1 मिनिट, हा आपल्याला अनम्यूट करावं लागेल कदाचित. आता बघा नरेशजी. नरेशजी, हा आता बोला. हा, नमस्कार. हा, तेव्हा होस्ट परमिट करत नव्हते. हो हो. म्हटलं मॅडम, PDF फॉर्मॅट मध्ये जर पाठवलं ना सगळे प्रांत संयोजक सहसंयोजकांना, म्हणजे मग खाली सगळ्यांना पाठवता येईल. हो हो, आता बोलणं झालं तसं करूयात आपण, निश्चित करूयात तसं. कारण मेल आहे, पण सगळ्यांच्या मर्यादा आहेत हो मेलवर हो पोहोचण्याची. हो हो हो. ओके, चालेल, नक्की नक्की. ठीक आहे. चला आता निघायचं का? हो तेच मी विचार. 5 वाजता चला, हो, यायचं. सगळ्यांना नमस्कार. सगळ्यांना नमस्कार 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 सगळ्यांना. नमस्कार. करू बंद मग मीटिंग मी हरिभाऊ? बंद करा. झालं, किती उपस्थिती होती? 72 प्लस होते. अच्छा अच्छा, बरं हा ठीक आहे. हा, चालेल. मग मी मीटिंग बंद करते आता, आणि होय. संध्याकाळी ठीक आहे. भेटूयात 4:45 वाजता. संध्याकाळी भेटू. होय, 5. होय. हा हा. चालेल. आणि मी गुगल फॉर्म करून ठेवलाय, तो संध्याकाळी शेअर करते. चालेल.